हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी गाइडेंस में। वीडियो का टॉपिक और थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। तो वीडियो की शुरुआत एक सरल क्वेश्चन से करते हैं। क्या आप बता सकते हैं क्रेब्स चक्र कहाँ होता है? ऑप्शन है आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, सेकंड है कोशिका ध्रुव में, थर्ड है राइबोसोम में। क्या इसका करेक्ट आंसर है? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्रेब्स चक्र क्या होता है और इसे हम टीसीए चक्र क्यों कहते हैं, क्रेब्स चक्र के चरण क्या क्या होते हैं और क्रेब्स चक्र के अंदर कितने एटीपी के अणु बनते हैं। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रेब्स चक्र को याद कैसे करें। तो मैं आपको इस वीडियो में एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप क्रेब्स चक्र को याद कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें क्रेब्स साइकिल के सभी कंपाउंड्स के नाम याद करने होंगे। सबसे पहले आपको कंपाउंड्स के नाम याद करने के लिए इसको आप बार बार लिख कर या फिर बार बार रिपीट करके याद कर सकते हो। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ही बेहतर है। अब हम देखते हैं कि इसको आप किस तरह से सीक्वेंस से याद कर सकते हैं। तो मैंने इसके लिए एक ट्रिक बनाई है। आप कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये ट्रिक कैसी है, और अगर आपने कोई और ट्रिक बनाई हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। तो ट्रिक ये है कि आपको अपनी मोम को एक सेंटेंस कहना है, ठीक है। और वो सेंटेंस क्या है कि एसी सीटी, एक सीटी और कीट साफ मोम, ठीक है। तो इस सेंटेंस से हमें क्या फ़ायदा होगा? तो इसके जो वर्ड्स हैं, ठीक है, वो एक कंपाउंड के नेम को डिनोट करते हैं। जैसे एसी जो है वो स्टैंड करता है एसिटाइल कोएंजाइम में, सीटी सिट्रिक एसिड, और एक जो है सिस एकोनिटिक एसिड, सीटी आइसोसिट्रिक एसिड, और से ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड, कीट से अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, और सा जो है यहाँ पे दो बार रिपीट होगा स में, तो सा से हो जाएगा हमारा सक्सिनिल कोएंजाइम है, और एक और सा से हमारा हो जाएगा सक्सिनिल एसिड। फ से हमारा होगा फ्यूमेरिक एसिड, और एम से हमारा होगा मेलिक एसिड, ओ से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है। तो एक बार फिर से ट्रिक रिपीट करते हैं। एसी सीटी, एक सीटी और कीट साफ मोम, ठीक है। तो आप इसको 2 से लेकर 4 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और आप सीक्वेंस से सारे कंपाउंड के नाम याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रेब्स साइकिल, जिसे हम सिट्रिक अम्ल चक्र भी कहते हैं और टीसीए चक्र और एम्फीबोलिक चक्र भी कहते हैं, की खोज किसने करी। तो इसके खोजकर्ता थे ब्रिटिश जैव रसायन शास्त्री H.A. क्रेब्स, जिन्होंने इसकी खोज 1937 में की थी, और इसके लिए उनको 1953 में नोबेल प्राइज़ भी मिला है। अब हम देखेंगे कि आगे इसे एम्फीबोलिक साइकिल क्यों कहते हैं, ठीक है। तो इससे पहले हम देखते हैं कि इसका जो प्रथम उत्पाद होता है वह सिट्रिक अम्ल होता है, इसलिए इसे हम सिट्रिक अम्ल चक्र कहते हैं। क्योंकि जो सिट्रिक अम्ल होता है उसमें 3 COH ग्रुप यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाए जाते हैं, इसलिए हम इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र भी कहते हैं, ठीक है। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार लिंक रिएक्शन से एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण होता है। तो इसमें क्या होता है कि एसिटाइल कोएंजाइम अपने एसिटिलिक समूह के दोनों कार्बन परमाणु ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को दे देता है, जिससे क्या होता है कि 6 कार्बन परमाणु वाला सिट्रिक एसिड का निर्माण होता है। और यह क्रिया जो होती है 10 चरणों में पूर्ण होती है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि वो 10 चरण कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार पूर्ण होती है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि एसिटाइल कोएंजाइम क्या करता है कि अपना जो एसिटाइल ग्रुप है उसके दोनों कार्बन परमाणु जो है ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल को दे देता है, और इसके लिए जो है सिट्रिक एसिड सिंथेसेज एंजाइम की आवश्यकता होती है, जिससे यह किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिट्रिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो सिट्रिक एसिड होता है वह एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में जल के अणु को त्याग देता है और सिस एकोनिटिक अम्ल बनाता है। अब यह सिस एकोनिटिक अम्ल जल का अणु को ग्रहण कर लेता है और आयरन की उपस्थिति में एकोनिटेज एंजाइम से क्रिया करता है और आइसोसिट्रिक अम्ल का निर्माण करता है। अब यह आइसोसिट्रिक एसिड आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होता है, यानी कि डिहाइड्रोजिनेशन यानी कि हाइड्रोजन का निकलना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। और इससे जो हाइड्रोजन निकलती है वह NAD+ के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, जिससे NADH2 का निर्माण होता है, और इस प्रकार आइसोसिट्रिक अम्ल से ऑक्जेलोसक्सिनिक अम्ल का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में ऑक्जेलोसक्सिनिक अम्ल मोलिब्डेनम आयन की उपस्थिति में डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में CO2 अणु को त्याग देता है और अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल बनाता है, जो कि इसका एकमात्र 5 कार्बन वाला यौगिक होता है, ठीक है।
तो अल्फ़ा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल जो होता है वो एकमात्र 5 कार्बन वाला यौगिक होता है क्रेब्स चक्र के अंदर। ठीक है, अब जो अल्फ़ा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल होता है वह है अल्फ़ा कीटो ग्लूटेरिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम और मैग्नीशियम आयन तथा लिपोइक एसिड और थाइमिन पायरोफॉस्फेट की उपस्थिति में क्या करता है कि पुनः ये जो होता है ऑक्सीकृत हो जाता है, जिससे क्या होता है कि यह सक्सिनिक कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है। इस क्रिया में क्या होता है कि CO2 मुक्त होती है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण होगा तो क्या होगा, जो NAD+ होता है वह हाइड्रोजन को ग्रहण करके NADH2 का निर्माण करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में सक्सिनिल कोएंजाइम ए जो कि एक 4 कार्बन वाला यौगिक होता है वह सक्सिनिक थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में सक्सिनिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। और इस क्रिया में क्या होता है कि फॉस्फेट ग्रुप मुक्त होता है जो कि GDP के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और GTP का निर्माण होता है। GTP जिसको हम ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट भी कहते हैं। ठीक है, और इस क्रिया में क्या होता है कोएंजाइम में मुक्त होता है और जल ग्रहण किया जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा सक्सिनिक अम्ल जो है वह है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज जो कि क्रेब्स साइकिल की मार्कर एंजाइम है की उपस्थिति में फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और इस क्रिया में भी क्या होता है कि हाइड्रोजन मुक्त होती है जो कि FAD+ के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, जिससे FADH2 का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में फ्यूमेरिक एसिड फ्यूमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में जल के अणु को ग्रहण करता है और मेलिक एसिड का निर्माण करता है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर मेलिक एसिड मेलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ भी डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, मतलब कि हाइड्रोजन मुक्त हो रही है, जिसका मतलब होता है कि ऑक्सीकरण हो रहा है। अतः इसमें भी क्या होगा, NAD+ क्या होगा, NADH2 में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार जो ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल बनता है वह क्या करता है कि पुनः एसिटाइल को एंजाइम को ग्रहण करता है और इसके दोनों एसिटिल ग्रुप के कार्बन परमाणु को ग्रहण करके सिट्रिक सिंथेसेज एंजाइम की उपस्थिति में सिट्रिक अम्ल का निर्माण करता है। और इस प्रकार यह चक्र जो होता है लगातार चलता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि जो एसिटाइल को एंजाइम होता है वह वसा अम्लों व अमीनो अम्ल के ऑक्सीडेशन के द्वारा भी प्राप्त होता है, मतलब कि उपापचयी क्रियाओं के दौरान भी एसिटाइल को एंजाइम का निर्माण होता है। ठीक है, और इस चक्र की क्रियाएं हेतु आवश्यक सभी एंजाइम जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। केवल एक एंजाइम जो कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है वह अंतःकला यानी इनर मेम्ब्रेन पर पाया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक क्रेब्स चक्र के अंदर क्या क्या क्रियाएं होती है। तो एक क्रेब्स चक्र के अंदर 4 ऑक्सीकरण यानी कि डिहाइड्रोजिनेशन होते हैं, 2 विकार्बोक्सीकरण होते हैं और एक आधार स्तरीय फास्फोलीकरण यानी कि SLP सबस्ट्रेट लेवल फास्फोलिजेशन होता है, जिससे GDP से GTP के निर्माण के समय। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कुल 2 जो है ऑक्सीकारी विकार्बोक्सीकरण होते हैं, क्योंकि 4 तो क्या हो रहे हैं ऑक्सीकरण हो रहे हैं और 2 विकार्बोक्सीकरण, मतलब कि कॉम्बाइन में 2 क्या हो जाएंगे ऑक्सीकारी विकार्बोक्सीकरण। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक क्रेब्स साइकिल में कितने अणु ATP बनते हैं। तो इसमें जो है एक क्रेब्स साइकिल में 3 NADH2 का निर्माण होता है, जो ETC के द्वारा 3 जो होते हैं ATP देते हैं। इस प्रकार कुल 9 ATP प्राप्त होते हैं। ठीक है, और एक FADH2 अणु के द्वारा ETC के द्वारा 2 ATP दिए जाते हैं। इस प्रकार कुल 2 ATP बनते हैं और एक GTP का निर्माण होता है जो कि एक ATP अणु देता है। इस प्रकार कुल 12 ATP अणु बनते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि जो क्रेब्स साइकिल होता है वह क्या होता है कि स्टार्ट हुआ था एक एसिटाइल कोएंजाइम से, लेकिन ग्लूकोज के ग्लाइकोलाइसिस के दौरान हमारे पास 2 एसिटाइल कोएंजाइम बने थे लिंक रिएक्शन से। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होगा कि टोटल 2 बार क्रेब्स साइकिल होगा और इससे 24 ATP बनते हैं। ठीक है, मतलब कि एक ग्लूकोज के अणु के द्वारा क्रेब्स साइकिल से 24 ATP अणु का निर्माण होता है। ठीक है, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्रेब्स साइकिल को हम एम्फीबोलिक चक्र भी कहते हैं, क्योंकि यह जो होता है श्वसन की प्रक्रिया की तरह ही 2 प्रमुख कार्य करता है। पहला ये क्या करता है कि ऊर्जा निर्माण करता है, यानी कि ATP का निर्माण करता है। ठीक है, यानी कि कैटाबोलिज्म में यह सहायता करता है। और दूसरा यह मध्यवर्ती अन्य प्रकार के जैव संश्लेषण बायोसिंथेसिस में प्रयुक्त होता है, यानी कि एनाबोलिक रिएक्शन भी इसके द्वारा संपन्न की जाती है। इसलिए यह जो है इसे हम एम्फीबोलिक चक्र कहते हैं। क्रेब्स चक्र के अंदर 4 अणु जल के बनते हैं। इनमें से 2 अणु जो होते हैं उपयोग में आ जाते हैं और शेष 2 अणु जल जो होते हैं मुक्त होते हैं। CO2 के भी 2 अणु मुक्त होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्रेब्स चक्र के मुख्य पद क्या होते हैं। तो जैसा कि हमने डायग्राम से समझा था उसी प्रकार से हमारे को स्टेप्स लिखने हैं कि किस प्रकार से क्रेब्स चक्र में कौन कौन से स्टेप होते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि इसमें सिट्रिक अम्ल का निर्माण होता है, किससे? ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल से और एसिटाइल कोएंजाइम ए के संयुक्त होने से। तो इसी प्रकार से हमको एक एक करके स्टेप लिखते जाने हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि सिट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। 2 कार्बन वाला एसिटाइल कोएंजाइम में माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश कर 4 कार्बन युक्त ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल से संघननकारी एंजाइम सिट्रेट सिंथेज की उपस्थिति में क्रिया कर जल योजन द्वारा 6 कार्बन युक्त सिट्रिक अम्ल बनाता है। वह कोएंजाइम जो होता है मुक्त हो जाता है, यानी कि एसिटाइल कोएंजाइम में ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल से जुड़ता है सिट्रेट सिंथेज एंजाइम की उपस्थिति में और सिट्रिक एसिड बनता है। ठीक है। अब सेकंड रिएक्शन में क्या होता है कि सिस एकोनिटिक अम्ल का निर्माण होता है। तो सिट्रिक एसिड एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में जल के अणु को त्याग देता है और सिस एकोनिटिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि थर्ड स्टेप में क्या होता है। तो थर्ड स्टेप में आइसोसिट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। तो सिस एकोनिटिक अम्ल एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में जल योजन के द्वारा आइसोसिट्रिक अम्ल का निर्माण करता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप जो कि है हमारा ऑक्जेलो सक्सिनिक अम्ल का निर्माण। इसमें क्या होता है कि आइसोसिट्रिक अम्ल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या करता है? ऑक्सीकरण द्वारा ऑक्जेलो सक्सिनिक अम्ल का निर्माण करता है। अभिक्रिया में मुक्त 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को NAD+ द्वारा ग्रहण करके NADH2 का निर्माण होता है। ठीक है। और इस अभिक्रिया में CO2 भी मुक्त होती है। पांचवा स्टेप होता है हमारा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल का निर्माण। ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में CO2 त्याग कर 5 कार्बन युक्त अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड का निर्माण करता है। पूरे क्रेब्स चक्र में यह एकमात्र 5 कार्बन वाला अम्ल बनता है। ठीक है। अब नेक्स्ट छठे स्टेप में हमारा क्या होता है कि सक्सिनिक कोएंजाइम ए का निर्माण होता है। तो 5 कार्बन युक्त अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा सक्सिनिल कोएंजाइम ए का निर्माण करता है। ठीक है। इस अभिक्रिया में मुक्त CO2 जो होते हैं NAD+ के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और NADH2 का निर्माण होता है और इसमें भी CO2 मुक्त होती है। सातवें स्टेप के अंदर हमारे सक्सिनिक अम्ल का निर्माण होता है। तो सक्सिनिल थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में सक्सिनिक अम्ल जल अपघटन से सक्सिनिक एसिड का निर्माण करता है एवं कोएंजाइम में मुक्त होता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा GTP के रूप में जो होती है मुक्त होती है, जो बाद में ATP बनाती है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे फ्यूमेरिक एसिड का निर्माण होता है। तो सक्सिनिक अम्ल सक्सिनिल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर फ्यूमेरिक एसिड बनाता है। वह इस अभिक्रिया में मुक्त 2 हाइड्रोजन जो होते हैं FAD के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, जिससे FADH2 का निर्माण होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा मेलिक एसिड का निर्माण। तो इसमें क्या होता है कि फ्यूमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्यूमेरिक एसिड जल योजन द्वारा मेलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। अब लास्ट हमारा 10वां स्टेप आता है ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल का निर्माण। इसमें क्या होता है मेलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में मेलिक एसिड ऑक्सीकृत होकर ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया में 2 हाइड्रोजन परमाणु मुक्त होकर NAD+ के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, जो NADH2 में अपचयित हो जाता है। ठीक है। मतलब कि मेलिक एसिड से ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। अब जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है वह पुनः एसिटाइल कोएंजाइम ए को ग्रहण करता है और क्रेब्स चक्र को प्रारंभ करता है। ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि पायरुविक एसिड से भी एक अणु CO2 मुक्त होती है और क्रेब्स चक्र से भी 2 अणु CO2 मुक्त होती है। अतः कुल जो होते हैं 3 अणु CO2, एक अणु पायरुविक अम्ल के ऑक्सीकरण से मुक्त होती है। लेकिन ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पायरुविक एसिड के बनते हैं, अतः कुल 6 अणु CO2 के जो होते हैं मुक्त होते हैं और 6 अणु ही H2O के मुक्त होते हैं। इसलिए हम जब अभिक्रिया लिखते हैं श्वसन की, तो हम क्या करते हैं कि जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है उसे हम लिखते हैं कि 6 CO2 और 6 H2O बनते हैं। ठीक है। अब क्रेब्स चक्र की संपूर्ण अभिक्रिया को हम इस प्रकार भी दर्शा सकते हैं कि एसिटाइल कोएंजाइम ए 3 H2O और 3 NAD+ और FAD+ और GDP और अकार्बनिक फॉस्फेट से क्रिया करके 2 कोएंजाइम ए और 3 CO2, 3 NADH2 और 1 FADH2 तथा GTP का निर्माण करता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्रेब्स चक्र का क्या महत्व होता है। तो क्रेब्स चक्र में ATP के अणुओं का निर्माण होता है, जिससे ऊर्जा विभिन्न कार्यों हेतु मिलती है। इस चक्र में कई मध्यवर्ती यौगिकों का निर्माण होता है, जिनका अन्य जैव अणुओं के संश्लेषण में उपयोग किया जाता है, जैसे कि ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है और अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल का निर्माण होता है, जो अमीनो अम्ल के जैव संश्लेषण में उपयुक्त होते हैं। और इसमें सक्सिनिल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है, जो पोरफायरिन वलय का जैव संश्लेषण करता है। ठीक है। और हमें पता होना चाहिए कि जो पोरफायरिन वलय होती है वह क्लोरोफिल में पाई जाती है, हीमोग्लोबिन में पाई जाती है और साइटोक्रोम में पाई जाती है। ठीक है।